जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर जो पूछा है रेलवे एनटीपीसी में। जैसे यहाँ लिखा गया है रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो सिर्फ 8 जनवरी 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था, उसके क्वेश्चन देखा जाएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पे, इसे आइए सॉल्व किया जाए। जैसे दिया है यहाँ पे 3/4 और फिर इसे तो सॉल्व किया जाए। जैसे 3/4 और यहाँ भाग है तो गुणे में बदलेंगे तो 12/5 हो जाएगा और 1/3 और इंटू 9/5 और इसे बदल लेंगे 2/3 और गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो 3/1 और -1, ये 3 से 3 कट जाएगा और 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा और यहाँ 9/5 हो जाएगा। 9/5 को ऐसे ही इसे काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और ये 4×3 12, तो यहाँ भी 9/5 हो जाएगा और यहाँ 3/5, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4/5, 4/5 में 6/5, 6/5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो निरंतर सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है। तो जैसे कि हमें पता है सम संख्या होती क्या है, सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम संख्या होती हैं। तो हमें दिया है कि गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है, किससे विभाज्य होगा। अगर देखा जाए यहाँ 2 × 4 तो ये 8 हो जाएगा, ऐसे 4 × 6 देखा जाएगा तो 24 होगा, 8 × 3, ऐसे 6 × 8 देखा जाएगा तो 8 × 6 आएगा। और ऐसे ही हमें पता चल रहा है देखने पे कि 8 सब में कॉमन है, तो इसका मतलब सम संख्या कोई भी रहे वो हमेशा किससे, अगर दो संख्याओं का गुणनफल होगा सम संख्याओं का, हमेशा 8 से विभाजित होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है पानी के एक ड्रम का 3/4 भाग भरा हुआ है। जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो इसका 1/2 भाग भरा रहता है। ड्रम की क्षमता क्या है। जैसा कि हमें दे दिया है यहाँ पे 3/4 भाग भरा हुआ है और ये 9 लीटर पानी निकाला हुआ है। इसका मतलब 3/4 भरा हुआ है तो खाली कितना होगा, भरा है 3/4 तो खाली होगा इसमें से 1/4, मतलब ये निकाला गया और निकाला कितना गया है 9। तो हम यहाँ से टोटल क्षमता बता देंगे कितनी आ जाएगी। क्षमता हमारी सीधे इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो क्षमता आ जाएगी 9 × 4 तो ये 36 आ जाएगा, सीधे 36 लीटर आ जाएगा। और चाहे तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 3/4 है और ये -1/2 से घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये 9 के बराबर। और इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो नीचे 4 आएगा, ऊपर 1 और ये हो जाएगा 9 और यहाँ से भी सीधे हमारा क्षमता आ जाएगी 9 × 4 36 और यही टंकी की क्षमता हो जाएगी। पूरी ड्रम की क्षमता कितनी है
36 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बी डी बराबर डी ई बराबर ई सी है। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल कितना है? तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी है त्रिभुज, और इसमें दिया है बी डी और डी ई दो बिंदु है। बी सी पे बी डी और डी ई दो बिंदु है, और इसे यहाँ से मिला लेने पर ऐसे बन जाएगा। और ये दिया है यहाँ पे कि ये बी डी बराबर है इसके और ये इसके, और पूरे त्रिभुज का एरिया हमें दिया है। पूरे त्रिभुज का एरिया दिया है कितना? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हमें 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम मान ले रहे हैं ए बी एक है, ए एक है और ये एक, तो इसका मतलब ये पूरा एरिया एक एक के भाग में बढ़ जाएगा। लेकिन एरिया हमारा आया कितना है? एरिया टोटल एरिया है 3, और 3 का मान दे दिया है 39, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 13। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा है ए डी सी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ए डी सी मतलब दो एरिया का मान पूछ रहा है, 2 का, तो बता देंगे 2 का मान कितना आएगा। तो 2 का मान बता देंगे। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल होगा 2 का मान, तो 2 गुणे में 13, तो हमारा एरिया आ जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे एक तरीके से और लगा सकते हैं, लेकिन आगे देखा जाए। अगला सवाल है, 3 मित्र एक पार्टी आयोजित करते हैं। तनवीर यूसुफ द्वारा किए गए भुगतान का 2/3 भाग गुना भुगतान करता है। यूसुफ सचिन द्वारा किया गया भुगतान का 1/2 गुना भुगतान करता है। यूसुफ द्वारा किया गया भुगतान का कुल भाग कितना था? तो आइए देखते हैं इस सवाल को। 3 मित्र हैं और इन तीन मित्र हैं, तनवीर यूसुफ और सचिन। तनवीर यूसुफ द्वारा किए गए भुगतान का, तनवीर यूसुफ द्वारा किए गए, यूसुफ को यू से लिख लिया जाता है 2/3 कर रहा है, तो यहाँ से तनवीर और यूसुफ का आ जाएगा रेशियो 2/3। और ऐसे ही यूसुफ और सचिन का आ जाएगा, यूसुफ सचिन के द्वारा किए गए भुगतान का 1/2, तो यूसुफ और सचिन का आ जाएगा 1/2। निकाल लेते हैं यहाँ से रेशियो तनवीर यूसुफ और सचिन का, तो ये 2 3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1 और ये 2, सीधे निकालेंगे 2 3, इसका इसमें गुणा करके इसका इसमें और इसका इसमें 6। और हमसे पूछा क्या है,
यूसुफ द्वारा किए गए भुगतान का कुल भाग कितना था। तो यूसुफ द्वारा किए गए भुगतान का कुल भाग टोटल देख लिया जाए, टोटल है 11, टोटल 11 है। और यूसुफ द्वारा कितना किया गया है, 3। यूसुफ को लिखा गया है, तो टोटल हमारा आ जाएगा 3/11। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 3/11। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए, इसे सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन ऐसे सरल करना है, तो आइए सॉल्व किया जाए। जैसे यहाँ देखा जाए, यहाँ 3 से ये कट जा रहा है, पूरा 3 से 3 कट जाएगा ये, और इसे लिख लिया जाए 1.8, और ये 2 से 2 कट गया, और प्लस 3 गुणे में 1/2, और ये 2/5, और यहाँ इसका गुणा कर लेंगे तो ये 2/5 होगा, और यहाँ गुणे में 3/2 माइनस 1। अब देखिए ये गुणे का चिन्ह होगा, पलटेगा तो ये कट जाएगा, पूरा ही कट के 1 आ जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करेंगे 1.8 और 3/2 है ये, और इसे 3/2 और ये -1, तो 1.8 प्लस 3/2, इसको घटाएंगे तो 1/2 होगा, तो ये 1.8 और ये 3/4, 3/4 को हम लिखेंगे 0.75। अब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा, 5, 8, 7, 15, 1, 1, 2, तो 2.55 हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखा जाए। सवाल है, एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर निगरानी टावर से एक दुश्मन की नाव को देखता है जो 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है। टावर की सतह से नाव की दूरी क्या है, ये हमें बताना है। टावर की सतह से नाव की दूरी, तो बना लेते हैं फिगर। पहले मान लेते हैं ये टावर है और ये यहाँ से देख रहा है, ये अवनमन कोण है इसका 60 डिग्री का। अवनमन कोण को जब नीचे लाएंगे तो ये उन्नयन कोण में बदल जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ उन्नयन कोण, सीधे यही वाला कोण आ जाएगा एकांतर कोण से, ये इस वाले नियम से, एकांतर कोण से 60 डिग्री दिया, और ऊंचाई दे दी हमें 180। हमें बताना है ये वाली दूरी, तो सीधे लगा सकते हैं tan 60 डिग्री होगा लंब बटे में आधार, तो ये हो जाएगा √3 और 180 बटे में x, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 180 नीचे √3, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 180 √3 और यहाँ 3 से काटेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 60√3 हमारा आंसर आ जाएगा, 60√3। इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर हम ये 60 डिग्री दिया है तो सीधे हम यहाँ लिख लेंगे, ये वाला जो लाइन है ये हो जाएगा √3 के, और ये एक ट्रिपलेट से, और ये हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ √3 की वैल्यू दी हमें 180, और हमें 1 की वैल्यू बतानी है, तो बता देंगे 180 √3, फिर काटेंगे तो ये कट के
हमारा आ जाएगा 1 की वैल्यू 60√3। ऐसे भी लगा सकते हैं वैल्यू मान के ट्रिपलेट से। अगला सवाल देखा जाए। दिख रहा है? बस बस। दिया है cos स्क्वायर 270 - 5 माइनस साइन स्क्वायर 180 सामने सामने 5 प्लस साइन स्क्वायर π/2 साइन स्क्वायर 270 - 5 का मान बताना है, कितना आएगा। तो आइए सॉल्व किया जाए, देखा जाए। सबसे पहले इसके लिए हमें एक चीज पता रहना चाहिए, जैसे ACTS किस कोऑर्डिनेट में, किस चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू प्लस होती है, कौन सी माइनस। जैसे ये 0 से 90 डिग्री का होता है, और ये 90 से 180, 180 से 270 और ये 360। इसमें टोटल ऑल वैल्यू प्लस होती हैं। ऑल साइन का जो भी आएगा सब प्लस में। इसमें साइन और इसका अपोजिट कोसेक प्लस में होता है, और इसमें टैन और इसका अपोजिट काट प्लस में होता है, और यहाँ कास और सेक प्लस में होते हैं। बाकी वैल्यू हमारी माइनस में होती है। और एक चीज़ यहाँ और ध्यान रखेंगे, जैसे अगर कोई वैल्यू 180 से बदलेगी तो वैल्यू बदलेगी नहीं। जैसे अगर कोई 180 पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, कोई वैल्यू मतलब जैसे 180 पे देखा जाए, साइन अगर लिख दिया जाए 180 प्लस माइनस थीटा, तो इस साइन में ही आएगा और चिन्ह इसके हिसाब से लगा लेंगे। लेकिन अगर यही पाई पे रहेगी तो नो चेंज होगा, और ये π/2 पे अगर कोई वैल्यू रहेगी तो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम कह दें साइन 90 प्लस माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कास थीटा। तो इस हिसाब से वैल्यू चेंज होती है। तो आइए देखते हैं सवाल को। जैसे दिया है कास 270 - 5, ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में हमारा कास बदलेगा, क्योंकि कास बदल के साइन में हो जाएगा, क्योंकि ये π/2 के टर्म में आ रहा है, तो इसीलिए बदल जाएगा। 3π/2 के टर्म में आ रहा है, 3π/2 के टर्म में आ रहा है, इसीलिए बदल जाएगा। तो इसे हम लिख लेंगे सीधे कास। देखिए तीसरे में आ रहा है तो ये साइन हो जाएगा, और इसमें ये माइनस होगा, तो इसे लिख लेंगे माइनस साइन π²। और ऐसे ये देखिए साइन स्क्वायर 180 - 5, तो ये आ रहा है दूसरे में आ रहा है, और दूसरे में हमें पता है साइन क्या होता है, प्लस में। तो यहाँ हो जाएगा साइन π²। और ऐसे देखा जाए साइन स्क्वायर π/2 है, ये तो हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या आती है 1, तो 1 का ये स्क्वायर हो जाएगा। और दिया है साइन स्क्वायर 270 - 5, ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया। तीसरे में साइन चेंज भी होगा और माइनस भी होगा, तो साइन चेंज होके हो जाएगा हमारा कास 5, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो लिख लिया जाए, यहाँ हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 5, और ये माइनस का साइन स्क्वायर 5, और एक कास स्क्वायर 5। साइन से साइन कट जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा कास स्क्वायर 5। ऐसे लगा सकते हैं आसानी से। अगला सवाल है,
अगला सवाल, वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। कक्षाध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्षों के बाद छात्रों और कक्षाध्यापक की औसत आयु क्या होगी? तो कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु हमें दिया है, तो इनका योग निकाल लेंगे कितना होगा। तो योग होगा 20 छात्रों का योग निकाल लेंगे। योग 20 गुणे में इतना, तो गुणा करेंगे 2 पचे 10, 2 पचे 10, 1 11, 2 कम 2 1 3, 310 आ जाएगा सीधे 310। और कक्षाध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षाध्यापक की औसत आयु क्या होगी? तो 5 वर्ष के बाद ये कह रहा है छात्रों और कक्षाध्यापक की, तो कक्षाध्यापक की इसमें जोड़ लेंगे। टोटल 21 लोगों की आयु कितनी हो जाएगी? 47 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 4 1 5 और ये 3। अब कहा है 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद कहा है तो 5 5 सभी में बढ़ेगा, तो लिख लेंगे पूरी में 5। अब देखेंगे ये टोटल कितना आ जाएगा। 5 7 में 35 और 5 5 25 और 3 28 और 5 3 15 2 17, 1785 आ जाएगा। अब कक्षाध्यापक की आयु भी शामिल हो गई, उनका योग भी आ गया और तो हम निकाल देंगे। अब औसत आयु कितनी होगी? 21 हो गई, 21 लोग हो गए। अब 21 से इसमें भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिए 3 से काटिए, 3 7 21, 3 5 15 और 3 9 27, 3 5 15। 7 से काटा जाए, 7 से काटा जाए, ये हो गया हमारा। यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये आ गया 357। टोटल 21 लोगों का, 21 लोगों का ये आ गया। अब 5 वर्ष बाद कह रहा है छात्रों और कक्षाध्यापक की औसत आयु। तो 5 वर्ष बाद टोटल है 21 लोग और 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 21 25 105, 105 हमारा ये हो जाएगा। अब टोटल दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड किया जाएगा। देखिए 7 5 12, 5 1 6 3 1 4, ये हमारा टोटल योग आ गया 5 वर्ष बाद। अब निकाल लेंगे एवरेज कितना आएगा। टोटल 462 और ये हमारा हो जाएगा 21। तो 21 से काटेंगे, देखिए कितना होगा। 21 दूनी 42, फिर बचा 4, 21 दूनी 42, तो 22 आ जाएगा। 22 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा सीधे, इसका आंसर सीधे 22। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल दिया है 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे के शीर्ष पर एक तार से जोड़ा जाता है जो क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तार की लंबाई बतानी है। तो तार की लंबाई बतानी है, ये हमारा ले लिया जाए इसे। ये हमारा हो गया मीनार, मकान हो गया और इस पे मीनार बनाना है।
इस पे ऐसे बनाना है, दिखाई दे रहा है। ये हमारा 30 डिग्री का दिया है। तीस डिग्री है। 20 मीटर और ऊंचाई वाले दो खंभे हैं। तो बड़ी ऊंचाई ये है 14 मीटर ऊंचाई का, ये हमारी ऊंचाई है 14 मीटर। और टोटल है, ये टोटल है 20 मीटर का, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये टोटल है 20 मीटर। 20 में से 14 यहाँ हो गया तो बचा कितना है 6। और ये वाली हमारी हाइट हो गई है 6। और हमसे पूछ रहा है बताइए तार की लंबाई कितनी होगी। तो तार की लंबाई ये है, यही हमें बताना है तार की लंबाई कितनी होगी। तो हमें मान ले रहा है ये यक्स है, यक्स और ये लंब और क्या है कर्ण मिल रहा है और ये 30 डिग्री। तो हम यहाँ लगा देंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन लंब बटे में कर्ण, मतलब 6 बटे में यक्स। और ये साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1 बटे में 2 और ये 6 यक्स। तो यहाँ से सीधे यक्स बराबर आ जाएगा 12। तो यक्स बराबर हमारा 12 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल दिया है रजनी मोहन से 25% कम काम कर सकती है और मोहन रिजवान से 20% अधिक काम कर सकता है। काम के पूरा होने पर 930 रुपए के कुल लाभ में से मोहन का हिस्सा क्या है, क्या होगा ये बताना है। तो आइए देखा जाए। रजनी मोहन से 20% 25% कम, ये रजनी हो गए और ये मोहन और एक और है रिजवान। तो रिजवान लिख ले रहे हैं, रिजवान। 3 लोग है, रजनी मोहन रिजवान। रजनी मोहन से 25% कम। हमें पता है 25% मतलब 1 बटे में 4। अगर मोहन 4 है तो रजनी उससे 1 कम है, कितना 3। और ऐसे ही आगे दिया है और मोहन रिजवान से 20% अधिक। 20% की वैल्यू होती है हमारी 1 बटे में 5। रिजवान 20% अधिक है मोहन से। अगर मोहन 5 है तो रिजवान यहाँ कितना है 6। अब इसी को हम निकाल लेते हैं, कुल लाभ आ जाएगा। देखिए यहाँ इसका इसमें पूरा और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 15, ये 20 और ये हो जाएगा 24। इसे जोड़ा जाएगा तो जोड़िए कितना होगा 5 4 9 और 2 2 4 1 5 59 हो जाएगा। 59 हो जाएगा सीधे। यहाँ से गलत हो गया है, ये उल्टा हो गया यहाँ से। रिजवान है ना, रिजवान से 20% अधिक।
तो यहाँ रिजवान मोहन कितना होगा 6 और ये 5। अब तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और 4 बचे 20 से काट लेंगे तो 9, 12 और 10 आ जाएगा। टोटल किया जाएगा तो टोटल हमारा यहाँ आएगा जोड़ने पे 31 और यही 31 का मान दिया है कितना गुना, तो 1 का मान आ जाएगा 30 गुना। तो 1 की वैल्यू आ गई 30 गुना। और हमसे पूछा क्या है मोहन का हिस्सा, तो मोहन का हिस्सा बता देंगे हम कितना आएगा। मोहन कितना है 12, तो 12 गुणे 30 कर लेंगे मोहन का हिस्सा बताने के लिए। 12 गुणे में 30 तो सीधे आ जाएगा 12 तिहाई 36, तो 360 मोहन का हिस्सा आ जाएगा 360। अगला सवाल है 3 क्रमागत पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा करने पर 74 का योग होता है। सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 3 क्रमागत संख्या मान ले रहे हैं। तीन क्रमागत संख्या x प्लस 1 और x प्लस 2 और इसमें गुणा करना हमें सीधे। इसमें अगर गुणा कर दें हम 2x और फिर इसमें 3x प्लस 1 और इसमें 4x प्लस 2, तो ये इसका योग बराबर हो जा रहा है किसके, योग बराबर हो जा रहा है 74 के। तो देख लिया जाए 2 और 3 5 4 9x और देखिए 3 और 8 8 3 11 उधर जाके घटेगा तो कितना होगा 3 और ये 6, तो 9 7 63। तो x की वैल्यू आ गई 7 और हमें बताना क्या है सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 है तो x प्लस 2 निकाल देंगे तो 7 प्लस 2 9 आ जाएगा। तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा ये सीधे। अगला सवाल है एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। पाँच छः और 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। आइए देखा जाए इस सवाल को। ये बॉय और ये गर्ल, ये 5 और 6 का अनुपात है। इसे हम 50 और 60 लिख ले रहे हैं। 20% लड़के छात्रवृत्ति अगर पा रहे हैं और 25% लड़कियां, तो कितने नहीं पा रहे हैं, तो हम नहीं वाले निकाल ले रहे हैं। जब 20% पा रहे हैं तो 80% लोग नहीं पा रहे हैं, तो 50 का हम सीधे निकाल लेंगे 80%। और ऐसे ही यहाँ इसका निकाल लेंगे 60 का सीधे 75%। ये नहीं पाने वाले हैं तो सीधे आ जाएगा ये यहाँ 40 और यहाँ अगर देखेंगे तो सीधे 3/4 होगा। ये 75% लिख देना है। 3/4 ये 15 होगा और आ जाएगा 45। तो नहीं पाने वाले
नहीं पाने वाले टोटल कितने हो गए 85। और टोटल लोग कितने हैं, टोटल हमारे पास लोग यहाँ कितने हैं 110। तो हमें बताना है कितने छात्र छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं, कितने %। तो 85 लोग नहीं पा रहे हैं और कितने में से 110 में से, और बुरे में 100 लिख लेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 850 बटे में 11% हमारा आंसर आ जाएगा। तो 850 बटे में 11% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, दो संख्याएं 19-17 के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्तक 11वीं संख्याएं ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक अगर 11 है तो दोनों में होगा, तो सीधे सीधे यहाँ हमें गुणा करना है दोनों संख्याओं में 11 का। तो गुणा कर लेंगे 19 गुणे में 11 और दूसरी संख्या हो जाएगी 17 गुणे में 11। तो कर लेंगे यहाँ 9 और ये 0, ये 2 हो जाएगा और दूसरी संख्या हो जाएगी 187। तो 19 से यहाँ सीधे गुणा करना था, क्योंकि मौसव है तो मौसव दोनों में होगा, मौसव यहाँ दोनों में होगा। तो ये वाली संख्या हमारी हो जाएगी, ये संख्या है। अगला सवाल है, एक नदी के किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। वह किनारे पर 36 मीटर पीछे आता है और देखता है कि कोण अब 30 डिग्री है। नदी की चौड़ाई क्या है? तो आइए देखा जाए इस क्वेश्चन को। बना दे रहे हैं ABCD और ये हमारा ये है 36 और ये चौड़ाई हमें बतानी है कितनी होगी। और एक कोण है ये हमारा 30 डिग्री और ये वाला है 60 डिग्री, ये हो गई हाइट। हमें पता है ये ट्रिपलेट अगर देखा जाए ट्रिपलेट से इसका अगर 60 डिग्री का होता है तो ये रूट में 3, ये 1 और 2, 30 डिग्री होता है 30 डिग्री, तो यहाँ 1 होता है ये रूट में 3 और ये 2। ऐसे 45 डिग्री का होता है 1 1 और ये रूट में 2। और ऐसे अगर दोनों कंबाइन होके आ जाते हैं 30 और 60 तो ये हमारा हो जाता है, ये टोटल है, ये √3 है और ये हमारा टोटल 3 हो जाता है और ये 2 हो जाता है, ये भी 2 और ये 1 और ये वाला फिर 2 हो जाता है। तो इस हिसाब से देखेंगे, अगर यहाँ देखा जाए ये रूट में 3 है और ये 1 है इसके लिए, और जब इस बड़े वाले के लिए देखा जाएगा
तो यहाँ इसके सामने 1 होगा, तो 1 की वैल्यू √3, और इसके लिए यहाँ √3 होता है, तो √3 से √3 की होके 1 3 हो जाएगा, यहाँ टोटल ये हो जाएगा 3, टोटल हमारा ये 3 हो जाएगा। और इसके लिए ये 2 होता है, जब इसके लिए 2 होता है तो यहाँ भी ये 2 होगा, ये 2 होगा, 3 में से 2 यहाँ लिखा गया और 1 ये बच जाएगा, और ये फिर दोबारा 2 हो जाता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 2 की वैल्यू दी है, 2 की वैल्यू दी है 36, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 18, और ऐसे ही यहाँ भी 1 की वैल्यू 18 आ जाएगा। यही हमारा 18 मीटर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक त्रिभुज के 2 कोण 1:2 के अनुपात में है और इन दोनों कोणों के योग तीसरे कोण के बराबर है, सबसे छोटे कोण की माप कितनी है? त्रिभुज के 2 कोण दिए हैं, 2 कोण दिए हैं त्रिभुज के, ये इस अनुपात में मान ले रहे हैं x और ये 2x। अगर इन दोनों को योग किया जाए, जोड़ा जाए x + 2x, तो ये तीसरे कोण का मान आ रहा है, ये थर्ड वाला तीसरा कोण है, ये पहला था और ये दूसरा कोण। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो लिख लेंगे x + 2x और ये +3x बराबर 180 डिग्री के। तो यहाँ से हो जाएगा 6x बराबर 180, तो x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। और हमसे यही पूछा है कि सबसे छोटे कोण का मान, तो सबसे छोटा कोण x है, 1x, तो सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। अगला सवाल है, एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर से विद्यालय जाने में 1.5 घंटे का समय लेता है। विद्यालय से घर की समान दूरी को तय करने के लिए और समय को 20% कम करने के लिए उसे अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? समय में कमी हो रही है, यहाँ देख रहे हैं हम, समय को 20% कम कर दिया जा रहा है। अगर समय को हम टाइम को 20% का मतलब 1/5, टाइम पहले 5 था और इसे कम करके हम कर दिए हैं 4। तो टाइम का उल्टा होता है स्पीड, तो स्पीड हमारा कितना हो जाएगा? 4 से 5, और हमें बताना है वही अपने गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। तो पहले स्पीड 4 थी, 4 से बढ़ के हो गई है 5, तो 1 की वृद्धि हुई है, और यही 1 की वृद्धि हमें बता देना है। तो 1/4 और गुणे में 100, सीधे 25% आंसर आ जाएगा, 25% आंसर। अगला सवाल है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है और उसका प्रतिद्वंदी 6000 अधिक मत प्राप्त करता है और 3% मतों के अंतर से जीतता है। अवैध मतों की संख्या क्या है? तो हम मान ले रहे हैं टोटल वोट था, टोटल वोट 100 था, और हारने वाले को मिला है कितना? 48%। ये 48%
पाया है और हार गया है, हारने वाला। और जीतने वाले को कितना मिला होगा सब, क्योंकि यहाँ दिया है 3% मतों के अंतर से जीतता है। 3% मतों के अंतर से जीतता है, इसका मतलब कि जीतने वाला इससे 3% अधिक पाया होगा। जब ये 48 पाया है तो जीतने वाला कितना पाया होगा, जीतने वाला 48 पाया होगा और 3% इसे अधिक पाया है, तो जीतने वाला पाया है 51%। अब देखा जाए तो टोटल यहाँ कितना हो गया है, अगर अब टोटल देखा जाए कितना परसेंट पड़ा है, 48 और ये 51, तो ये 99% वोट हमारा हो गया है। 99% वोट हो गया है और 1% वोट हमारा वही अवैध हो गया है। 1% वोट अवैध है, अवैध है, और वही 1% हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसका 6000 का 1% या 3% देखेंगे तो 3% ही बराबर किसके है, 6000 के। तो सीधे यहाँ से काटेंगे तो 1% हमारा आ जाएगा कितना, 2000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 2000, क्योंकि 1% निकाल लेंगे, वैसे भी निकालेंगे तो आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले, वही सवाल क्या, फिर वही सवाल रिपीट करेगा। सवाल है, यदि द्विघात समीकरण 2x² p प्लस px माइनस 15 बराबर 0, द्विघात समीकरण p ब्रैकेट में kx² प्लस x बराबर 0 का एक मूल -5 है, तो p और k का मान बताना है। जब एक मूल कितना है -5, तो इसका मतलब x बराबर -5 हम रख सकते हैं, तो ठीक रख लेंगे 2x² प्लस px और -15 में रखेंगे, तो यहाँ 2 - 5 का स्क्वायर p, ये -5 और -15 बराबर में 0, ये 25 दूनी 50 हो जाएगा, और ये माइनस का 5p और ये -15 बराबर में 0, इसे घटाएंगे तो -5p, ये उधर जाके घट के हो जाएगा 35 माइनस का, तो p बराबर आ जाएगा 7। p का मान 7 आ गया, ये नहीं हो सकता और ना ये, p का मान 7 आ गया, तो इससे रख के लगा लेते हैं, चाहे इस वाले में देख लिया जाए इसका कितना आ रहा है। अब दूसरा समीकरण देखा जाए तो यहाँ से p तो 0 हो जाएगा, सीधे यहाँ रखेंगे k, फिर -5 का स्क्वायर प्लस -5 बराबर में 0, 5 उधर जाएगा, ये हो जाएगा k गुणे में 25 और इधर 5, तो k बराबर होगा 5/25, इसे काटेंगे 5, k बराबर होगा 0.2, इसे लगा लेंगे, तो ये माइनस में ये गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर पहला हो जाएगा 7 और 0.2। अगला सवाल है, स्थिर जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 3 किलोमीटर है, 2 चक्कर
अर्थात एक सिरे से दूसरे पर जाना और फिर वापस आना, समान प्रक्रिया को दोहराव पूरा करने में धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल लिए गए समय के बीच का अंतर 10 मिनट है। दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी है, ये हमें बताना है। तो यहाँ नाव की चाल दे दी है। नाव को हम x से लिख ले रहे हैं। x है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और y है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी आने जाने में कितनी लगी है देख लिया जाए। अगर धारा के प्रतिकूल देखा जाए, अप स्ट्रीम में प्रतिकूल चाल कितनी होगी, 15 माइनस 3, तो ये 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और अनुकूल ये डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम हो जाएगा 15 प्लस में 3, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखा जाए आने और जाने में टोटल 2 बार प्रक्रिया हो रही है। तो एक बार जाने में समय ले रही कितना, 12 और फिर माइनस डी, ये 18 और ये 2 बार गया है। तो 2 बार गया है तो 2 से गुणा कर देंगे और इधर समय कितना है 10 मिनट, 10 मिनट है। इसी को सॉल्व कर लिया जाए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखिए यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे 36 और यहाँ से 3D और माइनस 2D और इसे हम घंटे में बदल लेंगे तो 1/6 घंटा हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसे आगे। ये होगा 2D बटे में 36 बराबर 1/6। 6 से काटेंगे 6 बार में कटेगा और 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा। तो D बराबर सीधे आ जाएगा हमारा 3 किलोमीटर। तो D बराबर दूरी हमारी आ जाएगी कितने, 3 किलोमीटर। यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चीनी के मूल्य में 10% की चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। 5 सदस्य वाले परिवार अपने व्यय में वृद्धि नहीं करना चाहता। उन्हें चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो देख लिया जाए। इसके लिए फार्मूला होता है खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत, या लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजम्पशन। या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में E इक्वल टू P इंटू सी, E बराबर P गुणे सी। तो देख लिया जाए यहाँ मूल्य में वृद्धि हो रही है, मतलब प्राइस, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगा, कम होगा। प्राइस बढ़ेगा तो ये वाले ग्राफ से प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन कम होगा, और प्राइस कम होगा कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो देख लिया जाए प्राइस हमारा कितना है, यहाँ 10%, मतलब 1/10। प्राइस हमारा बढ़ के हो जा रहा है 10 से 11। तो कंजप्शन हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा 11 से 10। और यही बताना है कमी कितने की हुई।
कंजम्पशन था पहले हमारा 11 से घट के हो जा रहा है 10, मतलब 1 की कमी और 11 से, तो 1/11 हो जाएगा। 1/11 इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो सीधे आ जाएगा 9 सही 1/11%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला सवाल है, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के बाद 10,648 रुपये और 2 वर्ष के बाद 9,680 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर बताना है। तो आइए देखा जाए इस सवाल को। ये 3 वर्ष के बाद कोई धन P है, 3 वर्ष के बाद हो जा रहा है, 3 वर्ष के बाद 10,648 और यही 2 वर्ष के बाद हो जा रहा है, 2 वर्ष के बाद 9,680। यहाँ एक चीज हमें समझना पड़ेगा, अगर ये 2 वर्ष के बाद हो रहा है तो ये 3 वर्ष वाले के लिए क्या है, ये 3 वर्ष वाले के लिए ये क्या बन जा रहा है, P बन जा रहा है मूलधन। और ये 3 वर्ष का हमें क्या दिया है, 3 वर्ष का अमाउंट दिया है, 3 वर्ष का क्या है अमाउंट। तो यहाँ से देख लिया जाए अंतर कितने का है, तो हम यहाँ से सीधे परसेंटेज बता सकते हैं, क्योंकि हमें 3 वर्ष का मूलधन भी पता है और अमाउंट भी निकाल लेंगे सीधे। तो घटाएंगे तो ब्याज कितना आएगा, ब्याज 10,648 में से 9,680 घटाएंगे तो 8, 14 में से 8 जाएगा 6 और 15 में से 15 में 9 जाएगा 6, यहाँ 9, ये 8 बचा, 14 में से 8 जाएगा 6 और 15 में 6 जाएगा 9, 9 से तो ये 968 आ जाएगा, 968 ब्याज हुआ। और हमें पता है इसका मिश्रधन कितना है, मूलधन कितना है 9,680 और 80 का हम परसेंटेज निकाल देंगे, एक R का मान हमारा निकल के आ जाएगा, सीधे निकाल देंगे इसे तो R बराबर 10% आ जाएगा। तो R बराबर 10%। नहीं तो हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं इसे। दूसरा तरीका ये होगा फार्मूला वाला, जैसे P दिया है 3 वर्ष का 1 प्लस R/100 और 3 और फिर P 1 प्लस R/100 ये स्क्वायर और 3 वर्ष का दे दिया है 10,648 और ये 9,680। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, सीधे 1 प्लस R/100 और इधर 10,648 9,680। 1 उधर जाके घटेगा, इस 1 को उधर ले जाके घटा देंगे तो हमारा घट के फिर आएगा, सीधे ऊपर घट के आएगा 968 और ये नीचे 9,680, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये फिर यहाँ से भी R बराबर 10% आ जाएगा। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अगला सवाल है, यदि संख्या 3, 5, 6 y(x) 90 से विभाज्य है तब y - x का मान बताना है। तो y -
यक्स का हमें मान बताना है। 90 से विभाज्य होने का मतलब, अगर कोई संख्या 90 से विभाज्य है तो संख्या 9 और 10 से भी विभाज्य होगी। 10 से विभाज्य होने का मतलब लास्ट में इकाई अंक 0 होना चाहिए। 9 से विभाज्य होने का मतलब अंकों का योग, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देख लिया जाए, इसका मतलब यहाँ क्लियर है, एक्स की वैल्यू हमारी सीधे 0 आएगी। और y को विभाज्य होने के लिए हमें चाहिए इनका योग 3 + 5 + 6 + y, और x का मान तो 0 है। इसका योग या तो 9 से कट जाए या 9 से कटना चाहिए। तो देखिए 5 3 8 6 14 और प्लस y। तो y का मान कितना रखा जाए कि 9 से वैल्यू कट जाए। तो 18 अगर रहेगा तो कट जाएगा। तो y की जगह हम रख सकते हैं, अगर y की जगह रखा जाए, अगर 4 रख दिया जाए तो ये 18 हो जाएगा, और 18 9 से विभाज्य भी है। तो इसका मतलब y की वैल्यू हमारी आ गई 4 और x बराबर आ गया 0। तो रख देंगे 4 - 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। अगला सवाल है, 20 लड़कों के एक समूह के औसत वजन की गणना 65 किलोग्राम की गई और बाद में पता चला कि एक लड़के के वजन को गलती से सही वजन 66 किलोग्राम के बजाय 76 किलोग्राम पढ़ा गया था। सही औसत वजन था। तो हम यहाँ लगा सकते हैं आसानी से इसे। जैसे 20 लड़कों का औसत वजन हमें दिया है 65 दिया है, और गलती से देखिए, गलती से 66 किलोग्राम के बजाय 76 किलोग्राम उसे रखना था वजन लिखना था 66, लेकिन गलती से वो लिख दिया है 76। तो इसे हम माइनस कर लेंगे, और यही जो चेंज आ रहा है, यही हमारा जो चेंज आएगा, इसी चेंज को हम 20 लोगों में बांट देंगे। तो देखा जाए 65 और प्लस, इसे घटाएंगे तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस का 10 बटे में 20, और 65 और ये 0.5 हो जाएगा, तो आ जाएगा 64.5 kg। ये हमारा आंसर हो जाएगा सीधे। इसे दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये होगा कि हम 20 लड़कों का योग निकालें। तो 20 लड़कों का योग निकालेंगे 65, तो ये 1300 होगा। और पता चल रहा है 66 की जगह 76 आ जा रहा है। 66 की जगह 76 आ रहा है, आना था 66 तो आ गया 76। तो 10 की कमी हो जा रही है, तो लिख लेंगे 1290। और यही 1290 है। अब निकाल लेंगे औसत, एवरेज हमारा अब आ जाएगा 1290 और बटे में 20। तो इसे करेंगे 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10। यहाँ से भी आ जाएगा। अगला सवाल है,
एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होते हैं, 35% छात्र भूगोल में और 39% छात्र इतिहास में अनुत्तीर्ण होते हैं। 5% छात्र तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल, 21% छात्र भूगोल में और 18% छात्र इतिहास में। तो हमें बताना केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण कितने लोग हैं। तो बनाते हैं डायग्राम, वेन डायग्राम। अर्थशास्त्र में देख लिया जाए, अर्थशास्त्र, भूगोल और इतिहास। इस तरह के सवाल में हम यहाँ से शुरू करेंगे। टोटल लिख लिया जाए, अर्थशास्त्र में है 41% और भूगोल में है 35% और इतिहास में है 39%। तो शुरू किया जाए इसे लिखना। तीनों में जो है, तीनों में कॉमन है, कितना है 5%। 5% तो है तीनों में। और उसके बाद दिया है 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में। अर्थशास्त्र और भूगोल, ये वाला पार्ट है, अर्थशास्त्र और भूगोल कितने हैं 14%। ये टोटल है 14। तो 14 टोटल है, लेकिन 14 में से 5 यहाँ लिखा गया, बच्चा कितना है 9। तो ये 9 हो गया, 9%। और ऐसे दूसरा देखा जाए, अर्थशास्त्र और भूगोल में 21%, भूगोल और इतिहास में। भूगोल और इतिहास का ये वाला 21%। 21 में से 5 यहाँ लिखा गया है, तो बचा कितना है 16। तो 16 हो जाएगा। ऐसे इतिहास और अर्थशास्त्र में 18 है। 18 में से 5 यहाँ लिख दिए हैं, तो बचा कितना है 13। अब देख लिया जाए, टोटल यहाँ 41 है, तो 41 में से 9 5 14, 13 दूनी 26, 1 27। 27 यहाँ लिखा गया है, तो बचा कितना है 11 में से 7 जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा 1, 14। 14 ये बचा है। ऐसे इसे देख लिया जाए, 9 5 14 और 14 36। तो यहाँ ये बचा है 5। इसे ऐसे देख लिया जाए, 18 और ये 16, ये हो जाएगा कितना 34। 34 हो गया ये, और बचा है कितना 39 टोटल है। तो 34 यहाँ हो गया, तो बचा कितना है, सीधे लिख देंगे 5। अब देखिए हमें बताना क्या है केवल अर्थशास्त्र में। तो केवल अर्थशास्त्र वाला देखा जाए, तो केवल अर्थशास्त्र वाला पार्ट ये है हमारा, केवल अर्थशास्त्र इतना। तो यही बताना है हमें। तो ये कितना है 14। तो 14% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्या के बीच का अंतर 29 है। तो हमें बताना है संख्या क्या है। तो मान लो संख्या x का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। अधिक है दूसरी संख्या, मान लो y, और इससे अधिक है 30% के साथ से। तो लिख लिया जाए, ये आ जाएगा हमारा
x बटे में 4 और इसे लिखेंगे y बटे में 3y बटे में 10 बराबर 7। इसे एलसीएम लेके लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 6y और इधर एलसीएम 20 हुआ है तो 20 सत्ते कितना होगा 140। ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन बना लेंगे, दिया ही है x माइनस वाई बराबर 29। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। देख लिया जाए, अगर इसमें गुणा कर लिया जाए, चाहे वैल्यू ही रख दिया जाए या गुणा कर लिया जाए, 5 से गुणा कर लेंगे तो 5 से अगर गुणा यहाँ कर ले रहे हैं तो हो जाएगा 5x 5y और देखिए 5 तिहाई 15, 150 घटाएंगे 145। अब इन दोनों को अगर घटाया जाए या जोड़ा जाए, इसे घटाएंगे तो हमें मिलेगा, इन दोनों को अगर घटाया जाए तो माइनस वाई बराबर -5 की। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। जब y बराबर 5 आ जाएगा तो हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x माइनस वाई बराबर है 29 और y बराबर आया है 5, तो x बराबर हो जाएगा 34। तो सीधे हमारा आंसर हो जाएगा 34 और 5। अगला सवाल है, रहीम एक निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। उसका मित्र हीरालाल समान धनराशि को 7% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी? देख लिया जाए सवाल को। रहीम है 5% साधारण ब्याज पे 3 वर्ष के लिए निवेश किया है। सीधे लिख लिया जाए, हीरालाल और रहीम 5% साधारण ब्याज पे 2, तो ये हो जाएगा 10%। और ऐसे ये 7% और फिर 2 वर्ष, ये 3 वर्ष 15 होगा, ये हो जाएगा 14%। यहाँ से देख लिया जाए, अंतर हमारा आ रहा है 1% का। 1% का ईमान दिया हमें 30 और हमें बताना है उनके द्वारा धनराशि कितनी होगी, मतलब 100% का मान हमें बताना है। तो 100% हो जाएगा 3000। तो 3000 हमारा आंसर आ जाएगा। इसे ऐसे भी लगा सकते हैं सीधे, जैसे P गुणे में 5 गुणे 3 प्लस और माइनस P गुणे में 7 गुणे 2 बटे में 100 और बराबर 30 की। यहाँ से भी P बटे में 100 बराबर 30 के होगा, तो P बराबर आ जाएगा 3000। ऐसे भी लगा देंगे। अगला सवाल है,
16 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले हॉल के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। यदि कम से कम टाइलों का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसकी एरिया निकाल लेंगे। टोटल एरिया कितनी है, एरिया हमें पता है 16/12 टोटल एरिया है। तो कम से कम बताना है तो हम इसका निकालेंगे HCF। HCF निकाल लेंगे तो HCF कितना आएगा हमारा, HCF अगर देखा जाए 16 और 12 का तो 4 आएगा। 16 और 12 का HCF हमारा सीधे 4 आ जाएगा। चाहे तो हम सीधे एरिया ना निकाल के सीधे HCF से ही कर सकते हैं। इन दोनों में जो कॉमन होगा, जैसे मिट्टी नहीं रहा है, 16 और 12 में जो कॉमन होगा, जैसे 4/4 और 4/3, 4 दोनों में कॉमन है तो यही हमारा प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई हो जाएगी। कितना, 4 मीटर। सीधे लगा सकते हैं इसे 4 मीटर करके, और चाहे तो हम ऐसे ही लगा लें, एरिया निकाल के 16/12 और 4/4 अगर किया जाए, 4 चौक 16, वैसे ही लगाइए, ऐसे छोड़िए। तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा HCF निकाल के सीधे 4 मीटर। अगला सवाल है, एक घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के अंशों के बीच का अंतर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। हम घंटे को 5 मिनट, तो 5 मिनट है, इसे अगर हम घंटे में लिखें तो कितना लिखेंगे घंटे में। अगर इसी को लिखा जाए तो 5/60 घंटे, मतलब 1/12 घंटा लिख देंगे घंटे। वैसे ही अगर इसे लिखा जाए 20 सेकेंड है, पहले तो इसे मिनट में बदलेंगे तो 20/60 मिनट होगा ये, और 20/60 मिनट का मतलब 1/3, और 1/3 को हम दोबारा बदल लेंगे 60 से नीचे भाग देके घंटे में, तो ये हमारा घंटे में बदल जाएगा 180 घंटा। अब इसी को हटा लिया जाए, 1/12 घंटे और माइनस 1/80 घंटे। एलसीएम लिया जाएगा, 1/80 आएगा, और इसे जब करेंगे तो यहाँ आएगा 15 और ये 1, तो ये हो जाएगा 14/180। 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 9, तो 7/90 आएगा। और इसमें का जो जीरो है मतलब 10 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 0.7 और नीचे 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखा जाए, अगला और लास्ट सवाल। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तब अनुपात 1:2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या बताइए। लगा देते हैं इसे भी। देखिए ये बड़ी संख्या मान ले रहे हैं और ये छोटी संख्या।
अगर छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या x माइनस 5। अब देखिए कह रहा है यदि छोटी संख्या में से 25 घटा लिया जाए, छोटी संख्या में से 25 मतलब छोटी ये है, इसमें से 25 घटा लेंगे और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, बड़ी संख्या में 20 जोड़ देंगे तो हमें अनुपात मिल जा रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का। तो लिख लिया जाए, पहले इसे लिखना है, तो इसे लिखेंगे x माइनस 5 माइनस 25 और ये x प्लस में 20 और इसी का अनुपात हमें दिया है 1 और 2 में। ऊपर हो गया है x माइनस 30, नीचे x प्लस 20 और ये 1/2। सॉल्व किया जाए इसे, तो देखिए 2x ये 60 हो जाएगा और इधर x प्लस में 20, ये इधर आएगा तो x हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो जुड़ के 80 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 80 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के सवाल प्रीवियस ईयर के। अगर आपको अच्छा लगे, सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।